इंडेक्स 2 का बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि भाई इन्वेंट्री को सही से मेजर करना है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब क्या क्या होता है, तो इन्होंने कहा इन्वेंट्री का मतलब होते हैं कि एक तो हेल्ड फॉर सेल यानी कि फिनिश गुड्स को हम काउंट करने वाले हैं, WIP को भी काउंट करने वाले हैं, और रॉ मटेरियल को भी काउंट करने वाले हैं, सप्लाईज को भी काउंट करने वाले हैं, ठीक है। सप्लाईज का मतलब कंज्यूमेबल स्टोर्स, यूज टूल्स वगैरह, इसको भी हम काउंट करने वाले हैं। फिर स्पेसिफिक यूज टूल्स जो 16 के अंदर कवर होते हैं वो आपके यहाँ पर कवर नहीं किए जाएंगे। आउट ऑफ स्कोप कौन कौन सा है, ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा। 109, 12, 41 कमोडिटी वगैरह को हमने बाहर रखा हुआ है, 115 को बाहर रखा है, ठीक है। फेयर वैल्यू एनआरवी में डिफरेंस क्या होते हैं, फेयर वैल्यू का मतलब होता है जो आप 113 में निकाल के लाते हो। एनआरवी का मतलब क्या होता है, एनआरवी का मतलब होता है नॉट मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो आपकी फेयर वैल्यू निकल के आती है ना, मान लो हमने कहा कि 110 रुपये का ये चीज़ बिक जाएगी, तो ये फेयर वैल्यू निकल के आई, इसमें से जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं और सेलिंग ओवरहेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, इनको माइनस करके जो वैल्यू निकालते हो ना, इसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम कॉस्ट लेते हैं फिनिश गुड्स का, कॉस्ट हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो जब हम कॉस्ट लेते हैं फिनिश गुड्स का, कॉस्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है, मटीरियल होता है, लेबर होता है, ये सारे के सारे ऐड करके हम कॉस्ट बनाते हैं। इस कॉस्ट को हम चाहते हैं कि नीचे जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैसे निकल के आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड वगैरह को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो उन्होंने कहा इसमें से, इस फेयर वैल्यू में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ताकि दोनों पैरिटी पे आ जाए। जब ये दोनों पैरिटी पे आ जाएंगे तो उसको ही हम एनआरवी बोलते हैं, दैट इज एनआरवी, ठीक है। वैल्यूएशन के रूल क्या होते हैं, वैल्यूएशन का सिंपल सा रूल होता है कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर का आपको रूल लगाना है। अभी हमने पढ़ा कि 3 तरीके की इन्वेंट्री होती है। सर अभी आपने बोला कि रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है, तीनों पे ये चीज़ लगानी नहीं। अभी इतना रूल याद रखो, आगे जाके कहाँ पर क्या लगेगा ये हम देख लेंगे। मान लो अगर वैल्यू गिर जाती है, ये चीज़ हमने पहले भी कवर कर ली, हमने 21 के अंदर ये चीज़ पहले ही कवर कर ली यार, कि अगर मान लो वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, मान लो कॉस्ट 10,000 थी, 8,000 हो गया, 2,000 रुपये वैल्यूएशन लॉस, तो वैल्यूएशन लॉस अकाउंट टू इन्वेंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू वैल्यूएशन लॉस, एंट्री मार दिया आपने, ठीक। तो रीजंस फॉर डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो वैल्यूएशन लॉस की एंट्री होती है, एंट्री होती है। रीजंस क्या होते हैं इसके डिक्लाइन के, हमने कहा कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो डिफेक्टिव या डैमेज गुड आपकी निकल के आ रही है, ऑफसेट गुड निकल के आ रही है, डिमांड आपकी कम है, ऐसा कोई रीज़न हो सकता है। अब सबसे पहले होती है कि आपको कॉस्ट इन्वेंट्री की कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के क्या तरीके होते हैं, उन्होंने कहा डायरेक्ट मटेरियल को ले लो, कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को ले लो, अदर कॉस्ट को ले लो, इतना आप ऐड कर दो कि आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल को तो कुछ नहीं करना, परचेज प्राइस को, टैक्सेस को, ट्रांसपोर्टेशन को, लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस को, ट्रांजेक्शन को, कोई भी एक्सपेंसेस है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को आपको ऐड कर देना, आपके पास ये चीज़ निकल के आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ जी, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल निकल के आ गया। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, क्या छोटी सी चीज़ है भाई, रिबेट होता है या कोई भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता है या जो भी निकल के आपके पास आ रहा है उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। चलो हमने ये बात कर ली कि रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट या फिर आपके पास कोई भी मतलब टैक्सेस हैं जो आपकी रिफंडेबल होते हैं उनको आपको इंक्लूड नहीं करना, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर हमने बात करी थी वेजेस की, वेजेस उन्होंने कहा देखो जो भी वेजेस होते हैं ना डायरेक्टली ले लो, कॉस्ट में होता है, यहाँ पर FR में कुछ भी नहीं करना है ऐसा। अच्छा, ओवरहेड में हमने एक वेरिएबल ओवरहेड की बात करी थी, एक फिक्स्ड ओवरहेड की बात करी थी। वेरिएबल ओवरहेड तो वो कहता है कि हम इन यूनिट्स आपको बता देंगे कितनी बनी है, एक्चुअल यूनिट बता देंगे, एक्चुअल ध्यान दो, एक्चुअल यूनिट बना देंगे, एक्चुअल यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट लगाते हैं ना, वेरिएबल ओवरहेड चार्ज हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड जो आपका चार्ज होता है वो आपका एक्चुअल बेसिस पर ही चार्ज होता है, ठीक है, एक्चुअल बेसिस पर हम इसको चार्ज कर देंगे। अब बात आती है फिक्स्ड ओवरहेड की। फिक्स ओवरहेड का एक क्वेश्चन है, सबसे पहले फिक्स ओवरहेड समझते हैं, फिक्स ओवरहेड का है क्या सीन। फिक्स ओवरहेड का सीन क्या निकल के आता है, ये बोलते हैं कि भैया फिक्स ओवरहेड ना आपको मान लो 10,000 रुपये का इनकम हो गया, कैसे सी पीछे पेपर्स में भी 2 और 34 को मिला के ना एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने फिक्स ओवरहेड का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि 10,000 रुपये का मेरा फिक्स ओवरहेड है, ठीक है, साल का मान लो, ये साल का फिक्स ओवरहेड मेरा फिक्स था। नॉर्मल प्रोडक्शन मेरी 10,000 यूनिट्स की ही होती, तो 1 रुपये पर यूनिट का मेरा फिक्स ओवरहेड था। आपने प्रोडक्शन करी 8,000 यूनिट्स की, आपने 8,000 यूनिट की प्रोडक्शन करी, आप कह रहे हो कि हम 8,000 रुपये ही चार्ज करना चाहते हैं, कम प्रोडक्शन करी मेरी गलती है। उन्होंने कहा देखो 8,000 चार्ज कर दो, साथ में 2,000 रुपये पीनल में चार्ज कर देना, क्योंकि ये आपका लोअर वाला अमाउंट है, यानी कि अनएब्जॉर्ब्ड है, अनएब्जॉर्ब्ड आपको चार्ज करना पड़ेगा। 34 में जो साथ में एक क्वेश्चन आया था उसमें आपको यही यूज़ करना था, क्यूमुलेटिव फिगर आपको यूज़ करनी थी चारों क्वार्टर्स में मिला के, ठीक। फिर उन्होंने कहा मान लो हमारा नॉर्मल इतना था, आपने प्रोड्यूस 12 कर दिया। अगर आपने प्रोड्यूस 12 कर दिया, आपने ये रेट निकाला 1 रुपये का, 12 पे चार्ज करोगे 12,000 रुपये आ जाएंगे, 12,000 तो हमारा ये भी नहीं है, तो 12,000 कैसे ले सकते हो। तो इन्होंने फार्मूला बनाया कि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो आपको निकालना होता है वो आप कैसे निकालो। एक तो आप 10,000 रुपये ले लो, यानी कि जो यूनिट्स है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो, नीचे आप ले लो कि एक्चुअल अमाउंट या फिर मतलब एक्चुअल, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मल जो आपका प्रोडक्शन है वो, या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी हायर होता है उस हायर को हम कंसिडर करने वाले हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिक्स ओवरहेड ऊपर ले लो, नीचे नॉर्मल आउटपुट या फिर एक्चुअल आउटपुट, विच एवर इज हायर आप कंसिडर कर सकते हो। ये आपका फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकल के आ जाएगा जो आपको एब्जॉर्ब करना है,
ठीक है, ठीक है। अदर कॉस्ट कोई भी स्पेसिफिक अगर कॉस्ट आती है उसको इंक्लूड कर लो, ये आपकी कॉस्ट निकल के आ गई। कॉस्ट हमने निकाल ली। कॉस्ट के बाद हम क्या सीखने वाले थे, कॉस्ट के साथ साथ हमने एक और दो चीज़ें सीखनी थी कि भैया अगर हमने मान लो इन्वेंट्री धोखे से क्रेडिट पे परचेज कर ली, फिर क्रेडिट वाली कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं करना है ना। 10 लाख की थी, पेमेंट 2 साल बाद करना था, तो 10 लाख को डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद लेके 1/10 लाख डिवाइड बाई 1.1 डिवाइड बाई 1.1 जो वैल्यू निकल गई वही आपकी कॉस्ट होगी। बाकी क्या कॉस्ट होगी, बाकी आपकी अनवाइंडिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस जॉइंट कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करना होता है हमें। जॉइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बोला देखो यार, जॉइंट कॉस्ट अगर 2 प्रोडक्ट आपने साथ में बनाए हैं, उसकी कोई जॉइंट कॉस्ट है, हम उन दोनों प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करें। हमने बोला कि हमने 2 प्रोडक्ट बना दिए थे, हमने ए और बी 2 प्रोडक्ट बना दिए थे, दोनों प्रोडक्ट बना दिए, अभी तक मेरे 10 लाख रुपए लग गए। इसका कितना है, इन्होंने कहा कि सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ले लो। इस पे मान लो इसकी 25 लाख की है और इसकी मान लो 50 लाख की है, सेल वैल्यू इसकी ज़्यादा है ना, इसमें ज़्यादा एलोकेट कर दो, तो 50 डिवाइड बाई 75 इंटू 10 और 25 डिवाइड बाई 75 इंटू 10 ऐसे करके आप इन दोनों में एलोकेट कर दोगे। मान लो धोखे से बाई प्रोडक्ट बन गया, कोई से धोखे से बाई प्रोडक्ट बन गया, तो बाई प्रोडक्ट इसमें से माइनस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट है उसको एलोकेट कर दीजिएगा। ये आपके पास जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की कहानी होगी, ठीक है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, स्टोरेज ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं करना, एबनॉर्मल लॉस रुक गए हम, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं करना, बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना, कोई और एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर बड़े प्यार से बोल रहे बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना, बोरिंग कॉस्ट कभी इंक्लूड नहीं होता यार, कहाँ इंक्लूड होता है। अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री के नाम पर, टू पेबल के नाम पर ही तो मारते हैं, कहाँ इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एनआरवी तो सीख के कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर एनआरवी की कैलकुलेशन की बात हो रही थी, तो एनआरवी तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस में से जो भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, यानी कि कॉस्ट टू सेल, यानी कि हमने इसमें से सेलिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माइनस कर दिए होंगे, तब हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई है, तो समझ में आ गया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन हमें कैसे करना है। कितने तरीके की हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल थी, 3 तरीके की इन्वेंट्री अवेलेबल थी। क्या क्या अवेलेबल थी, एक तो मेरे पास फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल था, दूसरा मेरे पास WIP अवेलेबल था, एक मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था। फिनिश गुड्स के लिए उन्होंने कहा कॉस्ट एनआरवी लोअर लगाते निकल के आ गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल के लिए क्या करें यार, रॉ मटेरियल के लिए ना उन्होंने बोला कॉस्ट एनआरवी लोअर, ऐसे कैसे लगाते हैं, हमने तो रॉ मटेरियल को WIP को तो यूज़ करना होता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम रॉ मटेरियल के लिए कंडीशन लिख दे रहे हैं, अगर आपने फिनिश गुड्स को एनआरपी पे वैल्यू किया, इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को भी आप बेच सकते हो, तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट एनआरपी विचएवर इज लोअर पे वैल्यू कर देना। अगर आपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे वैल्यू किया, तो रॉ मटेरियल को आप कॉस्ट पे वैल्यू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। चलो इसके बाद WIP क्या करें, WIP के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सेलिंग प्राइस में से एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल हटा दो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड जो भी है वो सारा का सारा हटा दो, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हटाओ, तो मेरे पास WIP की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ये जो WIP की कॉस्ट है ये एनआरवी होता है। अगर हम उल्टा चल दे तो हमने जो कॉस्ट दे रखी थी बुक्स में वो हम कॉस्ट भी कंसिडर कर लें, साथ में हम क्या करेंगे कॉस्ट के अंदर ना हम ऐड कर देंगे, हम क्या ऐड कर देंगे, जो भी कन्वर्जन कॉस्ट है इसको ऐड कर देंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव और फिक्स ओवरहेड को ऐड कर देंगे, फिर जो निकल के आएगी वो एनआरवी होगी। सर सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट के मार्जिन की आपने यहाँ पर कहीं बात करी, क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो सिचुएशन को, सिंपल से सेलिंग प्राइस से चल लो ना, सिंपल सेलिंग प्राइस में से ये माइनस करो, आपके पास एनआरवी आती है, एनआरवी WIP की निकालनी, जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन उसको माइनस कर दो, आपके एनआरवी WIP की निकल जाएगी। कुछ क्वेश्चन ना कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिट्स की भी बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिट्स क्या होता है, हमने यार पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सामने वाले से, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सामने वाले से हम आपको इतने पे बेचेंगे, तो कॉस्ट एनआरवी थोड़ी ना, मार्केट में बेचने जाते हो तो आप एनआरवी की बात करते हो, एनआरवी की बात कब करते हैं जब मार्केट में बेचने जाते हैं, यहाँ पर मार्केट में बेचने जा रहे हैं नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लो, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विचएवर इज लोअर, हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं कंसिडर करेंगे, एनआरवी ही कंसिडर करेंगे। ऐसा कोई एक्सेप्शन है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट रखा तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कंसिडर ना करें, एनआरवी कंसिडर करें, हाँ ऐसा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप उस एक्सेप्शन को फॉलो कर सकते हो, राजी खुशी एक्सेप्शन को फॉलो कर सकते हो। कॉस्टिंग के फार्मूला की बात कर लेते हैं। एक आपके पास फीफो निकल के आता है, वेटेड एवरेज निकल के आता है, रिटेल वैल्यू निकल के आता है, स्टैंडर्ड निकल के आता है, स्पेसिफिक रेटिंग निकल के आता है। लीफो फॉलो नहीं होता है। फीफो का मतलब क्या होता है, फीफो का मतलब मान लो परचेज करा था इतना सेल हो गई, तो देखो फर्स्ट इन वाला फर्स्ट आउट कर दिया, कितना बचा है 13 बचा है ना, एक इस पर बेचा था ना, 12 इस पर बेचा था ना, आपका फीफो खत्म। वेटेड एवरेज के हिसाब से करना है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर है ही नहीं। रिटेल वैल्यू मेथड किसमें फॉलो करते हो, रिटेल वैल्यू मेथड और स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड का मतलब होता है, तो स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड ना जूली वेगला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेंसिव आइटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिटेल वैल्यू मेथड क्या कहता है, रिटेल वैल्यू मेथड कहता है जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास रिटेल वैल्यू है, इसमें हम एक फिक्स मार्जिन चार्ज करते हैं, तो रिटेल वैल्यू में से एक फिक्स मार्जिन हटा दो, आपके पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैल्यूएशन लॉस का रिवर्सल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लोअर, एनआरवी पे ले गए थे ना, तो एनआरवी से कॉस्ट पे ला सकते हो, उससे ऊपर मत लेके चले जाना धोखे से भी, क्योंकि हम क्या करते हैं उसके ऊपर नहीं ले सकते, हम उस कॉस्ट पे ही बुक कर सकते हो, कॉस्ट पे ही आप लेके जाइए, रिवर्सल ऐसे कर सकते हो। डिस्क्लोजर किसका करोगे, डिस्क्लोजर कर देना कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, वैल्यूएशन जो आपने किया वो कैसे कर रहे हो, क्लासिफिकेशन आपका लॉ मतलब स्टार्ट कर क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट था, इंडेक्स दो खत्म।